डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, तिरुवल्लुवर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. क्लासिक तमिल भाषा का पाठ थिरुकुर्रल तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया था। 2. चेन्नई में वल्लुवर कोट्टम मंदिर तिरुवल्लुवर की याद में बनाया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। 2. 6 दिवसीय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के दौरान शिक्षा श्रेणी में पुणे स्थित रेपोस को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गलवान घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है। 2. लद्दाख का पठार काराकोरम रेंज के उत्तर पूर्व में स्थित है। 3. काराकोरम रेंज पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा बनाती है। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, 5G के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 5G नेटवर्क मिलीमीटर यानी mm वेव स्पेक्ट्रम में काम करेगा। 2. mm वेव स्पेक्ट्रम के उपयोग के परिणाम स्वरूप आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन हो सकता है। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ओमान केवल संयुक्त अरब अमीरात, यमन और सऊदी अरब के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। 2. अल नजाहा भारत और ओमान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1987 में इसे औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। 2. इसकी स्थापना प्रारंभिक चरण में स्कैंडिनेवियाई देशों के लिए एक समर्पित मंच के रूप में की गई थी। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसका सही जवाब था हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न था, कथक नृत्य शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उत्तर भारत में कथक के प्रसार के लिए शैव पंथ को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 2. शाहजहां ने कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की थी। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट इनइक्वालिटी किल्स जारी की है। इससे जुड़े निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत में दुनिया के अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। 2. 2021 में देश के 84% परिवारों की आय में गिरावट आई। 3. पिछले 4 वर्षों में केंद्र सरकार के राजस्व के हिस्से के रूप में अप्रत्यक्ष करों और कॉरपोरेट करों में वृद्धि हुई है। दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अंतिम प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा हुंगा हापाई ज्वालामुखी से संबंधित किस द्वीप का हिस्सा है? इसका सही जवाब था टोंगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जब उल्का पिंड यानी मीटियोरॉइड्स पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। 2. जब कोई उल्का पिंड यानी मीटियोरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और जमीन से टकराता है तो उसे मीटियोर्स यानी उल्का कहते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में ALH
84001 नामक मीटियोरॉइड की सतह पर कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति को लेकर व्याख्या की गई है। आइए अब समझते हैं मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट में क्या अंतर है। मीटियोरॉइड एक प्रकार का स्पेस रॉक है जिसका आकार धूल से लेकर छोटे क्षुद्र ग्रहों तक होता है। जब ये मीटियोरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें मीटियोर्स कहा जाता है। अतः कथन एक सही नहीं है। लेकिन जब ये मीटियोरॉइड न केवल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं बल्कि पृथ्वी की सतह पर भी आ जाते हैं तो इन्हें मीटियोराइट कहा जाता है। अतः कथन 2 भी गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा हैदराबाद डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? सिविलियन पुलिसिंग, आपदा प्रबंधन, ई गवर्नेंस या फिर कृषि? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ई गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और तेलंगाना राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से ई गवर्नेंस पर 24वां सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में ई गवर्नेंस पर हैदराबाद डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। घोषणा का मकसद नागरिकों और सरकारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करीब लाना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक सेवाओं को ट्रांसफॉर्म करना है। इस सम्मेलन में यह तय हुआ कि केंद्र और राज्य सरकार नागरिक सेवाओं को ट्रांसफॉर्म करने के अलावा राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन में तेजी लाने एवं सरकारी संस्थाओं के बीच डेटा साझा करने के लिए डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का संचालन करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ई गवर्नेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रक्षा अभ्यास में भारत और रूस शामिल नहीं है? TSENTR 2019, इंद्र, ज़ेपैड 2021 या फिर नोमैडिक एलिफेंट? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नोमैडिक एलिफेंट। हाल ही में भारत के INS कोची और रूसी जहाज अंतर्राष्ट्रीय पैसेज अभ्यास यानी पैसेक्स में शामिल हुए। TSENTR 2019 एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था जिसमें भारत और रूस दोनों शामिल हुए थे। इंद्र अभ्यास यह भारत और रूस के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। पहले यह एकल सेवा अभ्यास यानी सिंगल सर्विस एक्सरसाइज था, लेकिन अब यह त्रिसेवा अभ्यास यानी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। इस ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज की शुरुआत 2017 में हुई थी। ज़ेपैड 2021 एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था जिसमें भारत और रूस दोनों शामिल हुए थे और यह अभ्यास आतंकवादियों पर केंद्रित था। वहीं नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका मकसद उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सैनिकों को प्रशिक्षण देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नोमैडिक एलिफेंट। अगला प्रश्न है, रेयर अर्थ मेटल्स यानी REM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इन खनिजों में चुंबकीय, ल्यूमिनेसेंट और विद्युत रासायनिक गुण पाए जाते हैं। 2, यह 17 धातु तत्वों का एक समूह है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में अमेरिका ने रेयर अर्थ मेटल्स की आपूर्ति पर चीन के कथित नियंत्रण को समाप्त करने के मकसद से एक कानून का प्रस्ताव किया है। इन खनिजों में चुंबकीय, ल्यूमिनेसेंट और विद्युत रासायनिक गुण पाए जाते हैं। अतः कथन 1 सही है। इन्हीं गुणों के कारण इनका उपयोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और नेटवर्क, संचार, हेल्थ केयर, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि सहित कई आधुनिक तकनीकों में किया जाता है। यह 17 धातु तत्वों का एक समूह है। इसमें 15 लैंथेनाइड्स के अलावा स्कैंडियम और इट्रियम शामिल हैं, जिनका भौतिक और रासायनिक गुण लैंथेनाइड्स के समान ही होता है। ये 17 धातु तत्व निम्नलिखित हैं: सीरियम यानी CE, डिस्प्रोजियम यानी DY, एर्बियम ER, यूरोपियम EU, गाडोलिनियम GD, होल्मियम HO, लैंथेनम LA, ल्यूटियम LU, नियोडाइमियम ND, प्रेजोडाइमियम PR, प्रोमेथियम PM, सेमेरियम SM, स्कैंडियम SC, टेर्बियम TB, थूलियम TM, येट्रेबियम YB और गैट्रियम Y। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पद्मश्री पद्म पुरस्कारों के सोपान क्रम यानी हायरार्की में सर्वोच्च है। इसके बाद पद्म विभूषण और पद्म भूषण आते हैं।
2 पद्म पुरस्कार की स्थापना 1958 में की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का निधन हो गया। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसे 1978, 1979 एवं 1993 से 1997 तक नहीं दिया गया था। यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री। पद्म पुरस्कारों के सोपान क्रम यानी हायरार्की में पद्म विभूषण सर्वोच्च है, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री का स्थान आता है, इसलिए कथन 1 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, विटामिन डी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह सूर्य प्रकाश से पैराबैंगनी किरणों द्वारा शरीर में अंतर्जात यानी एंडोजेनसली रूप से निर्मित होता है। 2, यह रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखता है। 3, विटामिन डी की कमी केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3, यानी तीसरा कथन गलत है और बाकी दोनों सही हैं। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की एक रिसर्च में पता चला है कि कंकाल में जमा ग्लाइकोजन विटामिन डी के बिना उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है। विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है। यह सूर्य प्रकाश से पैराबैंगनी किरणों द्वारा शरीर में अंतर्जात यानी एंडोजेनसली रूप से निर्मित होता है, अतः कथन 1 सही है। यह रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। उष्णकटिबंधीय देश होने के बावजूद भी भारत में एक बड़ी आबादी विटामिन डी की कमी से पीड़ित है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी DLI योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना मंत्रालय की एक पहल है। 2, इसका मकसद सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल कंपनियों को बढ़ावा देना एवं उन्हें अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हासिल करने में सहायता प्रदान करना है। 3, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन सही हैं। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने DLI योजना के तहत घरेलू कंपनियों, MSME एवं स्टार्टअप से आवेदन आमंत्रित किए हैं। DLI योजना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी METI की पहल है, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी घोषणा दिसंबर 2021 में की गई थी। इस योजना का मकसद सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देना एवं उन्हें अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हासिल करने में सहायता प्रदान करना है, इसलिए कथन 2 सही है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, इसलिए कथन 3 भी सही है। CDEC इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक साइंटिफिक सोसाइटी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, देश के मेंटर कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसके तहत 25 से 50 वर्ष की आयु के लोग मेंटर बन सकते हैं और आपसी हितों के आधार पर छात्रों से जुड़ सकते हैं। 2, यह कार्यक्रम इसलिए लाया गया ताकि युवा मेंटर छात्रों को उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मार्गदर्शन दे सकें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली सरकार से इसके प्रमुख कार्यक्रम देश के मेंटर कार्यक्रम को तब तक के लिए स्थगित करने की सिफारिश की है जब तक कि बच्चों की सुरक्षा से संबंधित सभी खामियों को दूर नहीं कर लिया जाता। यह कार्यक्रम अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था। इसका मकसद कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को स्वैच्छिक मेंटरों से जोड़ना है। 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग मेंटर बन सकते हैं एवं आपसी हितों के आधार पर छात्रों से जुड़ सकते हैं, इसलिए कथन 1 गलत है।
यह कार्यक्रम इसलिए लाया गया ताकि युवा मेंटर छात्रों को उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा की तैयारी एवं इन सब के दबाव से निपटने में मार्गदर्शन दे सकें। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, एरोमा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। 2, इस मिशन के परिणाम स्वरूप भारत में प्रसिद्ध बैंगनी क्रांति और पीली क्रांति आई थी। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के दौरान एक संबोधन में कहा कि स्टार्टअप्स इंडिया में बैंगनी क्रांति के रूप में जम्मू एवं कश्मीर का महत्वपूर्ण योगदान है। एरोमा मिशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है, इसलिए कथन 1 सही है। इस मिशन की मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इस मिशन ने भारत में प्रसिद्ध बैंगनी क्रांति को जन्म दिया है, ना कि पीली क्रांति को, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। 1986 से 1987 में खाद्य तेल, विशेष रूप से सरसों और तिल के बीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उनका संबंध लखनऊ घराने से था। 2, वह ढोलक, तबला और नाल बजाने के शौकीन थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। कथक सम्राट बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को ब्रिटिश भारत में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के हंडिया में हुआ था। वह लखनऊ घराने के अच्छन महाराज यानी जगन्नाथ महाराज के पुत्र थे, अतः कथन 1 सही है। उनके पिता एवं उनके चाचा लच्छू महाराज और शंभू महाराज ने उन्हें ट्रेनिंग दी थी। वे ढोलक, तबला और नाल बजाने के शौकीन थे, इसलिए कथन 2 सही है। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के वे सहजता से सितार, वायलिन एवं सारंगी बजा लेते थे। वह गायक भी थे एवं ठुमरी, भजन और गजल पर उनकी काफी पकड़ थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विश्व आर्थिक मंच का दावोस एजेंडा 2022, जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौता, खगोल भौतिकी के लिए ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर, या फिर ग्लासगो शिखर सम्मेलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच का दावोस एजेंडा 2022। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा 2022 में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ा विशेष संबोधन दिया, इसलिए विकल्प ए सही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 50 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भारत में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में जहां मात्र 100 स्टार्टअप थे, वहीं भारत में आज 60,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच का दावोस एजेंडा 2022। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। पश्चिमी विक्षोभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भूमध्य सागर से शुरू होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय या उष्णेतर तूफान होते हैं। ये उत्तर भारत में बारिश, हिमपात और कोहरे से संबंधित है। उत्तर भारत में खरीफ की फसल में इनका महत्व है, या फिर ये अत्यधिक तुंगता यानी एल्टीट्यूड वाली पश्चिमी जेट पवनों के सहारे पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हैं। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।